नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वर्चुअल माध्यम से कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य सिर्फ कंक्रीट के ढांचे तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसी अवसंरचना विकसित करना है जिसकी अपनी विशेषता हो। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा की। कहा, तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने होंगे। सरकार ने कहा, देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट जारी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.3% पर पहुंची। किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सटीक जानकारी देने के लिए किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत। सरकार ने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात के बीच क्षेत्रीय हवाई संपर्क बेहतर बनाने के लिए 8 नए हवाई मार्गों का शुभारंभ किया। केंद्र ने कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र अधिसूचित किए। भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी आज अफगानिस्तान में कंधार शहर के स्पिन बोल्डक इलाकों में झड़पों में मारे गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनके मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया। और क्रिकेट में आईसीसी ने इस वर्ष होने वाले 2020 विश्व कप के ग्रुप की घोषणा की। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं लवलीन निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ कंक्रीट के ढांचे तैयार करना ही नहीं, बल्कि ऐसी अवसंरचना विकसित करना है जिसकी अपनी विशेषता हो। प्रधानमंत्री आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक विकास लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के इरादे से किया जा रहा है। उन्होंने पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाए गए 5 सितारा होटल का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए ये बात कही। आज का दिन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं का, युवा भारत की भावनाओं और संभावनाओं का बहुत बड़ा प्रतीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी हो, बेहतर अर्बन लैंडस्केप हो या फिर कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नए भारत की नई पहचान में आज एक और कड़ी जुड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को 20वीं सदी के सोच के साथ पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि रेलवे में सुधार की बहुत आवश्यकता थी। श्री मोदी ने कहा कि रेलवे का आधुनिकीकरण केवल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि उसे एक संपत्ति के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। 21वीं सदी के भारत की जरूरत 20वीं सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती और इसलिए रेलवे में नए सिरे से रिफॉर्म की जरूरत थी। हमने रेलवे को सिर्फ एक सर्विस के तौर पर नहीं, बल्कि एक एसेट के तौर पर विकसित करने के लिए काम शुरू किया। आज भारतीय रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है। आने वाले दिनों में जैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो जाएंगे, ट्रेनों की स्पीड और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए बड़ी लाइनों पर बने सभी मानव रहित रेल फाटकों को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया बनाने के लिए विकास की रेलगाड़ी डबल ट्रैक पर दौड़ना जारी रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि इसमें एक ट्रैक किसानों के कल्याण के लिए है, जबकि दूसरा ट्रैक गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है। श्री मोदी ने कहा कि सरकारी प्रयासों का ही नतीजा है कि रेलवे नेटवर्क का विस्तार पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की राजधानियों तक पहुंच चुका है।
गुजरात साइंस सिटी में नई परियोजनाओं के उद्घाटन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सीखने और रचनात्मकता के माध्यम से बच्चों के प्राकृतिक विकास में मदद मिलेगी। साइंस सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिक्रिएशन और क्रिएटिविटी को आपस में जोड़ता है। इसमें ऐसी रिक्रिएशन एक्टिविटीज हैं जो बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। इसमें खेलकूद है, मौज मस्ती है और इसके साथ साथ ये बच्चों को कुछ नया सिखाने का प्लेटफॉर्म भी है। प्रधानमंत्री ने गुजरात साइंस सिटी में एक्वेटिक्स गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उनका उद्देश्य बुनियादी ढांचे का विकास और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण 35 साल के लंबे इंतजार के बाद हुआ है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि जब कोविड-19 के कारण कई देशों में आर्थिक सुस्ती आ गई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में विकास गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में संक्रमण के मामले काफी बढ़ रहे हैं, उन्हें कोविड की तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों लगभग 80% नए मामले 6 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल से आए हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज हुई बातचीत में श्री मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्र बनाने पर ध्यान देने को कहा। कोरोना की जांच, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, उपचार और टीकाकरण के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने परस्पर सहयोग और संयुक्त प्रयासों के जरिए कोविड महामारी का सामना किया है। तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं, पूरे देश ने उसको लागू किया हुआ है और उसका एक अनुभव भी हमें है जो आपके लिए भी टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने तीसरी लहर की रोकथाम के लिए कदम सहयोग का आह्वान किया। बीते 1.5 साल में देश ने इतनी बड़ी महामारी से मुकाबला आपसी सहयोग और एकजुट प्रयासों से किया है। सभी राज्य सरकारों ने जिस तरह एक दूसरे से सीखने का प्रयास किया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने का प्रयास किया है, एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश की है और हम अनुभव से कह सकते हैं कि ऐसे ही प्रयत्नों से हम आगे इस लड़ाई में विजयी हो सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे जिलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा जहां संक्रमण दर काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में यूरोप, अमरीका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश के लिए चेतावनी का संकेत है और इस बारे में सभी को सतर्क रहना होगा क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने बताया कि नए आईसीयू बिस्तर और जांच क्षमता बढ़ाने के लिए सभी राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 39 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 38 लाख 78 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.3% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 38,949 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 4,30,422 रह गई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.99% है, जो लगातार 25वें दिन 3% से भी कम बनी हुई है। महामारी की वजह से 4,12,531 लोगों की जान गई है। संक्रमण के नमूनों की जांच का काम तेज किया गया है। कल 19,55,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 44 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड के दैनिक सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है और संक्रमण से उबरने में और सुधार देखने को मिल रहा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में 7 मई को लगभग 4,14,000 मामलों के साथ चरम पर पहुंचने के बाद से दैनिक मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है।
सेकेंड वेव में देश में 4,14,000 प्रतिरोध के औसत से केसेस आ रहे थे, जो अब काफी हद तक घट चुके हैं और पिछले 24 घंटे में देश में 38,049 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ एवरेज डेली केसेस जहां औसतन 3,87,029 केसेस प्रतिरोज 5 से 11 मई वाले हफ्ते में आ रहे थे, उसमें कंसिस्टेंट डिक्लाइन नोट हो रहा है और पिछले एक हफ्ते का अगर हम औसत देखें तो देश में प्रतिरोज करीब 40,000 केस औसतन रिपोर्ट हो रहे हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर के बारे में श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में स्वस्थ होने की दर में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। जहां देश में 10 मई के समय पर 37 लाख के करीब केसेस थे, उसमें काफी कमी आई है और घटते घटते वह अब 4,30,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। उसी के साथ ही रिकवरी रेट जो देश में करीब 83% था 12 मई के समय पर, अब उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, वह बढ़कर अब 97.3% हो चुका है। कोरोना के नमूनों की जांच पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, जबकि मामलों में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोविड के औसतन 18 लाख परीक्षण दैनिक आधार पर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 9 और केरल में 8 जिलों सहित 47 जिले ऐसे हैं जहां 10% से अधिक कोरोना संक्रमण मामले सामने आ रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि इन जिलों में कोरोना जांच में तेजी लाने और संक्रमण रोकथाम के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता है। अंकित मग्गू और साहिल नाम के 2 युवाओं ने मिलकर अक्टूबर 2020 में कोविड महामारी के दौरान एक प्रौद्योगिकी अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म गीकस्टर विकसित किया है। ये प्लेटफॉर्म लोगों को रोजगार कौशल प्रशिक्षण में मदद करता है ताकि उन्हें रोजगार खोजने में मदद मिल सके। हमारी संवाददाता ने बताया कि ये प्लेटफॉर्म छात्रों में कौशल बढ़ाने के बाद उन्हें नियोक्ताओं से जोड़ता है। यह प्लेटफॉर्म छात्रों को कौशल बढ़ाने के बाद नियोक्ताओं से जोड़ता है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए गीकस्टर के सह संस्थापक अंकित मग्गू ने बताया कि कैसे कोई भी उपयुक्त नौकरी खोजने के लिए इस प्लेटफॉर्म से संपर्क कर सकता है। वह कहते हैं कि जब तक छात्र को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक उनसे फीस नहीं ली जाती। स्टूडेंट को सिर्फ अप्लाई करना है हमारी वेबसाइट पे geekster.in पे अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ। स्टूडेंट का बैकग्राउंड समझा जाता है, किस तरह की स्किल्स उनको ऑलरेडी हैं और क्या करियर एस्पिरेशन स्टूडेंट रखता है, किस तरह की जॉब स्टूडेंट करना चाहता है। उसके बाद उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना बेस्ट प्रोग्राम स्टूडेंट को एडवाइस करते हैं कि ये प्रोग्राम आपके हिसाब से बेस्ट रहेगा, जिसमें आप सबसे ज्यादा सीख सकते हैं और सबसे अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। गीकस्टर अब नियोक्ताओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है। मंच पर पेश किए जाने वाले छात्रों की गुणवत्ता ने कॉलेजों में रोजगार अभियान जैसे पारंपरिक तरीकों को भी पीछे छोड़ दिया है और अधिकतम नियोक्ताओं को आकर्षित किया है। अंकित कहते हैं कि गीकस्टर पर देश भर में कहीं से भी लोग जुड़ सकते हैं। हमारे प्रोग्राम कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं पूरे भारत देश में। स्टूडेंट कहीं से भी हो, गांव से हो, शहर से हो, छोटे शहर, बड़े शहर, हमारा स्टूडेंट कहीं से भी हो सकता है। लोकप्रियता के कारण गीकस्टर के पास अब अपने प्लेटफॉर्म पर छात्रों की तुलना में अधिक नियोक्ता हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं दीक्षा सक्सेना। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वर्चुअल माध्यम से कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य सिर्फ कंक्रीट के ढांचे तैयार करना नहीं बल्कि ऐसी अवसंरचना विकसित करना है जिसकी अपनी खासियत हो।
प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा की। कहा, तीसरी लहर की संभावना से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने होंगे। सरकार ने कहा, देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट जारी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.3% पर पहुंची। किसानों को उनकी अपनी भाषा में सही समय पर सटीक जानकारी देने के लिए किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत। सरकार ने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात के बीच क्षेत्रीय हवाई संपर्क बेहतर बनाने के लिए 8 नए हवाई मार्गों का शुभारंभ किया। केंद्र ने कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र अधिसूचित किए। भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी आज अफगानिस्तान में कंधार शहर के स्पिन बोल्डक इलाकों में झड़पों में मारे गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनके मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया। और क्रिकेट में आईसीसी ने इस वर्ष होने वाले 2020 विश्व कप के ग्रुप की घोषणा की। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। सरकार ने आज किसान सारथी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से किसान सारथी मंच का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के बारे में व्यक्तिगत रूप से सीधे सलाह ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान सारथी की ये पहल किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगी और दूर दराज के इलाकों के किसानों तक पहुंचेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात तक हवाई संपर्क को और मजबूती प्रदान करने की दिशा में कदम उठाते हुए वर्चुअल माध्यम से आज 8 नए हवाई मार्गों की शुरुआत की। श्री सिंधिया ने नई उड़ान संचालन शुरू होने पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को बधाई दी। इन मार्गों के शुरू होने से देश के मेट्रो शहरों के साथ 2 स्तरीय और त्रिस्तरीय शहरों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली जबलपुर के बीच अतिरिक्त उड़ानें भी 18 जुलाई से, जबकि खजुराहो दिल्ली खजुराहो के बीच अक्टूबर से शुरू होंगी। श्री सिंधिया ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने और प्रधानमंत्री के उड़ान के विजन को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने NMIMS एकेडमी ऑफ एविएशन महाराष्ट्र के एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। ट्वीट में श्री सिंधिया ने कहा कि एक जांच दल घटनास्थल पर भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में एक उड़ान प्रशिक्षक की जान चली गई और प्रशिक्षु गंभीर रूप से घायल हो गया। सरकार ने कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्डों के अधिकार क्षेत्र के लिए 2 गजट अधिसूचनाएं जारी की हैं। इसके जरिए जल शक्ति मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गोदावरी और कृष्णा नदियों में सूचीबद्ध परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, संचालन और रखरखाव के मामले में दोनों बोर्ड के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित किया है। इस कदम से दोनों राज्यों में जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होने की उम्मीद है। दोनों बोर्डों के अधिकार क्षेत्र अधिसूचित कर दिए जाने से इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा निर्वहन करने और जल संसाधनों के प्रबंधन में दक्षता लाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 50,000 स्कूली शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, डिजाइन की रूपरेखा तैयार करने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और नई सोच विकसित करने का प्रशिक्षण देना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा शिक्षा मंत्रालय के नवोन्मेष अनुभाग और शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान AICTE ने तैयार की है। प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने आज नई दिल्ली में 41 राज्यों की बिजली पारेषण कंपनियों की 9वीं वार्षिक
एकीकृत रेटिंग रिपोर्ट जारी की। उन्होंने बताया कि इसके तहत 2019-20 की अवधि के दौरान राज्यों की पारेषण कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रेटिंग तय की गई है। उन्होंने कहा कि इससे बिजली पारेषण कंपनियों का सही आकलन हो पाएगा, जिसका फायदा बिजली क्षेत्र को मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज बताया कि स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के एक समूह ने उद्योगपति विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के शेयरों को बेचकर 792 करोड़ 11 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इन उद्योगपतियों की संपत्तियां बेचकर अब तक कुल 13,109 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की जा चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी आज अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान लड़ाकों के बीच कंधार शहर के स्पिन बोल्डक इलाकों में हुई झड़प को कवर करते हुए मारे गए। वो पिछले कुछ दिनों से कंधार में स्थिति को कवर कर रहे थे। संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि काबुल में भारतीय राजदूत अफगान अधिकारियों के संपर्क में हैं। श्री बागची ने कहा कि वे उनके परिवार को घटनाक्रम से अवगत करा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अफगानिस्तान में भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सूत्रों के अनुसार काबुल में भारतीय दूतावास दानिश सिद्दीकी का पार्थिव शरीर भारत लाने के लिए वहां के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। सूत्रों ने बताया है कि विदेश मंत्रालय भी पूरी सक्रियता के साथ इस पर काम कर रहा है। आकाशवाणी समाचार द्वारा जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे नौकायन में ओलंपिक कोटा हासिल कर देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी विष्णु सरवनन की। विष्णु माल्टा में तैयारी करने के बाद मंगलवार को टोक्यो पहुंचे और उन्होंने वहां अभ्यास किया। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। इस बार नौकायन स्पर्धा में सबकी नजर देश के युवा खिलाड़ी विष्णु सरवनन पर हैं, जिन्होंने नौकायन में ओलंपिक कोटा हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। विष्णु ने ओमान में एशियाई क्वालीफायर में दूसरे स्थान पर रहते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। विष्णु ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बताया कि उनका रुझान सेलिंग में कैसे हुआ। पापा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस स्पोर्ट में और जब मैं 9 साल का था तब सेलिंग स्टार्ट किया था। तभी से मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत करीब है नेचर से। तो धीरे धीरे मैं नेशनल चैंपियन बना। फिर उसके बाद YAI जो फेडरेशन है वो मुझे इंटरनेशनल के लिए भेज रहे थे, उसमें मैंने अच्छा किया। मेरा पापा का सपना था कि ओलंपिक्स जाना है। ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद विष्णु ने अपनी भावनाओं को कुछ इस तरह व्यक्त किया। बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स था। मेरा इमोशन ये था कि ये पहला स्टेप है ओलंपिक कोटा इंडिया के लिए और नेक्स्ट स्टेप है ओलंपिक मेडल। तो मेरे दिमाग में बस ये है कि जैसे मैंने क्रॉस किया फिनिशिंग लाइन की, अरे अभी नेक्स्ट ओलंपिक मेडल है। पूरे देश की शुभकामनाएं विष्णु सरवनन के साथ हैं और उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक के महासागर में उनकी नाव सबसे आगे रहेगी। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा पदक के बड़े दावेदार हैं। नीरज के पिता सतीश कुमार चोपड़ा ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी। मैं नीरज चोपड़ा का पापा सतीश कुमार चोपड़ा बोल रहा हूं। आकाशवाणी समाचार के माध्यम से मैं नीरज को पूरे परिवार की ओर से शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि वो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करे, देश के लिए मेडल लाए और देश का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी समाचार द्वारा शुरू की गई ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रोताओं ने ईमेल के जरिए हमें जवाब भेजा है। कल के सवाल का सबसे पहले सही जवाब भेजा है टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के श्री युद्धवीर सिंह ने।
वो बनते हैं हमारे क्विज के विजेता। युद्धवीर को आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में युद्धवीर ने ओलंपिक क्विज के विजेता बनने पर पूरे उत्तराखंड की ओर से आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और ओलंपिक टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। मैं बहुत खुश हूं और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम को धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। जितने भी भारतीय खिलाड़ी टोक्यो के लिए रवाना होंगे उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 2020 विश्व कप मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा कर दी है। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में हैं। आखिरी बार दोनों टीमें 2019 के एक दिवसीय विश्व कप में आमने सामने थीं, जिसमें भारत की जीत हुई थी। कोरोना महामारी के कारण 2020 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच भारत के स्थान पर UAE और ओमान में खेला जाएगा। 2020 विश्व कप का कार्यक्रम अगले हफ्ते जारी किए जाने की संभावना है। टूर्नामेंट का फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की संभावना है। मुंबई में भी सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान 18 से 31 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लेह में आसमान साफ रहेगा। तापमान 13 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 18 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश हो सकती है और तापमान 21 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। तापमान 26 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इम्फाल में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश हो सकती है। शिलांग में भी आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की संभावना है। आइजोल में भी आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश के आसार हैं। कोहिमा में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश हो सकती है। तापमान 24 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गंगटोक में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। पोर्ट ब्लेयर में भी बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वर्चुअल माध्यम से कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य सिर्फ कंक्रीट के ढांचे तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसी अवसंरचना विकसित करना है जिसकी अपनी खासियत हो। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा की। कहा, तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने होंगे। सरकार ने कहा, देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट जारी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.3% पर पहुंची। किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सटीक जानकारी देने के लिए किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत। सरकार ने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात के बीच क्षेत्रीय हवाई संपर्क बेहतर बनाने के लिए 8 नए हवाई मार्गों का शुभारंभ किया। केंद्र ने कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र अधिसूचित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।